हेलो फ्रेंड्स, IAS-PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। विजन IAS मैगज़ीन के अक्टूबर मंथ वाली मैगज़ीन है ये। और मैं आपको इकोनॉमिक्स में अब आज से नोबेल पुरस्कार पढ़ाने जा रहा हूँ। बाकी इसके पहले का जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है वो मैंने कल पढ़ा करके ख़त्म कर दिया था। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स में एकदम इसको ख़त्म करेंगे आर्टिकल्स को। इसके बाद जो है न्यूज़ एंड शॉर्ट्स को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है शाम की भी क्लास लूँगा एक्स्ट्रा, और वो आज इकोनॉमिक्स का सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो क्यों न्यूज़ में रहा, तो हाल ही में क्या हुआ कि 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसका जो प्रशासन है स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन करता है। यह जो पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? एक स्वीडिश नागरिक थे। वे एक आविष्कारक और इंडो उद्यमी थे। उनको डायनामाइट, प्लास्टिक कैप और धुआं रहित बारूद के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो पुरस्कार की श्रेणियाँ देखते हैं हम लोग। तो पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे। प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र याद रखना आपको, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये सवाल स्टेटमेंट में UPSC दे सकता है। तो भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र है। ठीक है, पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सर्वाधिक कल्याण में योगदान दिया है जो क्षेत्र, उसमें से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को जो है दिया जाता है। ठीक है, तो जो विरासत में संपत्ति छोड़ी गई है उसी से पुरस्कार राशि वितरित की जाती है। तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन ने 1968 में स्थापित किया था। पहली बार 1969 में इसको दिया गया था। भारत में जो नोबेल पुरस्कार पाए गए हैं भारतीय, उनके बारे में ये दिया गया है। ठीक है, तो अभी रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला 1913 में। वे जो है उनके संवेदनशील, नवीन और सुंदर लेखन के लिए मिला था। जो काव्य रचनाएँ थी उत्कृष्ट कौशल था। CV रमन को भौतिकी का 1930 में मिला, जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोधकार्य था। और रमन इफेक्ट आप पढ़े होंगे, उसके बारे में होगा। ठीक है, अरविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था, प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या करने के लिए। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में। ठीक है, उन्हें पीड़ित मानव समुदायों की सहायता करने के प्रयासों हेतु। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी का पुरस्कार 1983 में, तारों की संरचना और विकास के लिए हेतु महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए। अमर्त्य सेन के बारे में आप जानते ही होंगे। कल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यानी कि वेलफेयरिज्म इकोनॉमिक्स में योगदान करने के लिए उन्हें मिला था। वेंकटरमण रामकृष्णन था। रसायन शास्त्र में नोबेल का पुरस्कार 2009 में मिला। राइबोसोम की संरचना आप पढ़े होंगे। सेल में राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन उन्होंने किया था, इसलिए उन्हें वेंकटरमण रामकृष्णन को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, बच्चों युवाओं के खिलाफ शोषण के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार हेतु संघर्ष के लिए। और अभी 2019 में देखे होंगे हाल ही में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, दुनिया भर में गरीबी को दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बनाने के लिए। इसमें क्या है कि नोबेल पुरस्कार में आपको ध्यान देना है कि 5 तो एकदम प्योर भारतीय नागरिक हैं और 4 भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो इस तरह से 9 लोगों को भारतीय मूल और भारतीय नागरिकों को मिल चुका है। तो पुरस्कार के तौर पे देखते हैं कि विजेताओं को मिलता क्या है। तो डिप्लोमा ये प्रत्येक डिप्लोमा एक अनूठी कलाकृति होती है। नोबेल डिप्लोमा जो मिलता है, नोबेल पदक मिलता है, पुरस्कार राशि मिलता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। इसके लिए व्याख्यान देना होता है। ठीक है, धनराशि प्राप्त करने के लिए। तो कौन कौन सी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं? तो जो भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र है उसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। साहित्य का स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम देता है। चिकित्सा या फिजियोलॉजी का कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन देता है। और प्रत्येक पुरस्कार की श्रेणी के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन तथा नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी करती है। ठीक है, तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उसको बोलते हैं लॉरिएट। यह लॉरिएट क्या है? यह जो है प्राचीन यूनान में प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को दी जाने वाली लॉरेंज रीत से प्रेरित है। प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, एक पुरस्कार श्रेणी में 1 से अधिक और अधिकतम 3 होते हैं, इसलिए देखेंगे अधिकतर लोगों को 3 लोगों को मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि विजेताओं के चयन में जो नोबेल संविधि उसके अनुसार क्या है कि विजेताओं के चयन में शामिल जजों को 50 वर्ष तक जो है अपने सार्वजनिक विचार विमर्श निर्णय जो लिए गए होते हैं तो उसके सार्वजनिक विचार विमर्श यानी कि ओपन प्लेटफॉर्म पर, जैसे मीडिया में या फिर अन्य जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम जगहों पे एकेडमिया में सब हर कहीं भी जो है विचार विमर्श नहीं किया जा सकता कि क्यों हमने इनको चुना। 50 वर्ष तक एकदम इनको बोलने पर मनाही होती है, तब तक तो ये लोग मर ही जाते हैं, क्योंकि मर इसलिए जाते हैं इसलिए क्योंकि उनकी एज काफ़ी होती है और 50 वर्ष तक का मनाही होता है।
तो जाहिर सी बात है कि मतलब जो अब इसका ओपन मतलब मकसद क्या है, ये मकसद ये है कि जो निर्णय लिए गए हैं उस पर अब ये वाद विवाद या डिस्कशंस बिल्कुल ना हो, और ये जो है एकदम प्योर पक्का हो कि जो मिल रहा है वो उसमें पारदर्शिता और अन्य चीज़ें मेंटेन की गई हैं, इस पर कोई विवाद ना हो। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक वुमेन्स इन लेबर फोर्स 2023 का जो पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़, वो श्रम बल में महिलाएं इस पे जो है काम करने के लिए मिला है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का जो स्वेरिस रिसबैंक पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को देने की घोषणा की गई। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को ये अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। इनका पुरस्कार क्यों मिला है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। तो यूपीएससी सवाल ये थोड़ी पूछेगा किसको मिला है, सवाल यूपीएससी इस पर बिल्कुल नहीं पूछेगा कि किसको मिला है। हो सकता है एक आध स्टेटमेंट दे, बस आपको ध्यान देना है कि गोल्डन, ठीक है, गोल्डन उनका नाम होगा, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी होंगे, तो बस उसको याद करने के लिए। लेकिन सवाल यूपीएससी यहाँ बन सकता है, और ये हमारे जो है मेंस के सिलेबस में भी है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी, ये जो है ये हमारे मेंस में सिलेबस में सवाल पूछा हुआ है एक बार का, और मेंस में तो है भी ये लैंगिक समानता और महिलाओं संबंधी मुद्दे। ठीक है, तो श्रम बाजार में भी महिलाओं की भागीदारी के बारे में सवाल बनने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ऐसे में देखना ये ज़रूरी है कि क्या ये हमारे लिए कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, तो हाँ बिल्कुल है। अब देखिएगा पिछली सदी में जो हाई इनकम वाले कई देशों में क्या है, वैतनिक कार्यों में महिलाओं का अनुपात बढ़कर 3 गुना हो गया। आधुनिक समय में श्रम बाजार में सबसे बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव में सिर्फ ये एक है, क्योंकि जो है श्रम बाजारों में महिलाओं की स्थितियां नहीं थी। हालांकि अगर देखा जाए कि लैंगिक स्तर पर असमानता की समस्या जो है अभी भी बेहद बहुत गहरे तरीके से मौजूद है। ठीक है, तो क्लाउडिया गोल्डन के शोध ने हमें श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिकाओं के बारे में कई सारी नई और कई आश्चर्यजनक समझ को प्रदान किया। इसीलिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार के जो है नवाजा गया, और क्योंकि उन्होंने हमें श्रम बाजार में बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया। तो लैंगिक असमानता की स्थिति में अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर लगभग 50% महिलाएँ क्या है, वैतनिक रोजगार में है, जबकि पुरुषों के मामले में यही अनुपात क्या है, 80% है। दक्षिण एशिया में देखा जाए तो केवल लगभग 25% ही जो है ये महिलाएं श्रम बाजार का हिस्सा हैं। भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत में 2022 के लिए महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 24% और पुरुषों की श्रम बल भागीदारी जो है वो 73% है। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं कि वर्ष 2021 में क्या है, भारत में महिलाओं की जो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है उसकी रेट कितनी है, 77.3%, पुरुषों में 72.9%। सुभेद रोजगार क्या है, स्वरोजगार का एक स्वरूप है, इसमें श्रम आय कम होती है, रोजगार जो है वो सुरक्षित होता है। वल्नरेबल जहाँ टर्म यूज हो गया तो वो जाहिर सी बात है सुरक्षित नहीं ही होगा। ठीक है, यू आकार का संबंध क्या है कि विकास और महिला श्रम बल भागीदारी के बीच में यू आकार का संबंध है। इस जो इन्होंने बताया है इस यहाँ विकास से आशय क्या है, प्रत्येक व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से है। इसमें निम्नलिखित तरीके से समझ सकता है, जैसे मान लीजिए कि निम्न आय वाले जो देश होते हैं ना, इसमें महिलाओं की जैसे देखते हैं यू आकार वाले की देखिए निम्न आय, ठीक है, निम्न आय वाले देश में जो होता है महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी अधिक होती है। ठीक है, यानी कृषि में अधिक होगी, फिर क्या होगा, ये मध्यम में बिल्कुल कम होगी। ठीक है, मध्यम में बिल्कुल कम हो जाएगी आएंगे तो। ठीक है, और इसके बाद फिर जब उच्च वर्ग होगा उसमें जो है उसमें फिर भी ये भागीदारी अधिक हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, यू आकार का संबंध हो गया। मतलब अगर हम आप ग्राफ में देखें तो ये 3 देखिए, निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, तो निम्न में देखें तो ये जो है निम्न में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी एकदम 10 पॉइंट, मान ली 10 पॉइंट, ये मान ली 9, 8, 7 ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो 10 पॉइंट एकदम ऊंचा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कृषि क्षेत्र में महिलाएं जो है संलग्न होंगी, घरेलू कार्यों में संलग्न होंगी, तो जो कहीं ना कहीं वे जो है घरेलू कार्यों से भी कुछ ना कुछ उत्पादन करने की कोशिश करेंगी, तो इससे भी जो यहाँ पे जो है उससे कुछ उत्पादन होगा। ठीक है, और पार्टिसिपेशन होगा। अगर वही देखा जाए तो ये जो क्या हो गया आपका, ये मध्यम वर्ग में देखा तो मध्यम वर्ग में बिल्कुल कम होगा, और ये उच्च वर्ग में भी खूब अधिक होगा। तो ये क्या हो गया, आप देखिए ये यू आकार का शेप जो है यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। आय में अंतर क्या है कि महिलाएं जब काम करती हैं तो आमतौर पे कम कमाती हैं। अब ये बात सही है, भारत में स्वरोजगार से जुड़े कार्यबल में महिलाओं और पुरुषों के आय का बहुत अंतर है। हालांकि अब कम हो रहा है, परंतु वर्ष 2017 में देखा है तो पुरुषों ने जितनी आय अर्जित की उसका 76% आय महिलाओं ने अर्जित की। यानी अब वर्ष 2004 में ये 70% था, फिर मतलब अब जो है कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कम है वास्तव तौर पर। अवसर क्या है, महिलाओं के औपचारिक रोजगार में कार्य करने की संभावनाएं कम होती हैं, उनके पास व्यवसाय का विस्तार करने या करियर में प्रगति करने का अवसर का भी जो है जो संभावनाएं हैं वो बेहद कम होती हैं। अगर हम लोग देखा जाए एक बहुत बड़ा ये फैक्ट चला था कि ये चला था कि कहीं ना कहीं क्या ये बताइए जाए कि जैसे कि जो घर, अगर इसमें देखा जाए तो
मान लीजिए घर है, ठीक है, एक घर है। अब उस घर में पुरुष भी कार्य कर रहे हैं और महिलाएं भी कार्य कर रही हैं, किंतु अगर ये देखा जाए कि जो महिलाएं हैं उनके कार्यों को अगर हम पैसे मॉनेटरी टर्म में अगर नापते हैं, ठीक है, तो क्या वह उसका वैल्यू और जो पुरुष कार्य कर रहा है बाहर उसका वैल्यू, क्या वो एक बराबर हो सकता है? या उसकी वैल्यू कभी महिलाओं की जो कार्य करने की थी उसकी कभी मॉनिटरिंग टर्म में यानी मौद्रिक रूप में उसको मापी गई, या उसको मापा जाता है भारत में या अन्य जगहों पे? ये बात है कि यहाँ इसी चीज़ का भी मतलब एक ये डिस्कस विमर्श शुरू हुआ कि किस प्रकार से महिलाओं की जो भागीदारी है, अगर मान लीजिए अगर घरेलू कार्य है, ठीक है, अगर आप किसी महिला को मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को आप अपने घर में काम करने के लिए लगाते हैं, सिंपल से टर्म में समझिए, तो वो सीधे आपसे क्या लेगा, 10-15 हज़ार रुपये लेगा, ठीक। परंतु वही घर की एक महिला होगी आपकी, मान लीजिए आपकी माता हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पर वो भी आपके लिए मान लीजिए आपके घर में है, खाना दे रही हैं, आपको पानी दे रही हैं, आपको जो बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, तो जो अगर वो काम कर रही हैं तो क्या उसको मॉनिटरिंग टर्म में अगर क्या उनको पैसा मिलता है? नहीं मिलता होगा, लेकिन क्या उनका योगदान है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये योगदान जो है ना उसको मॉनिटरी टर्म में मापना, ये और उसका वैल्यूएशन करना और उसको जीडीपी में काउंट करना, इस पर एक जो है विमर्श बहुत बड़ा विमर्श है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं और ये होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि योगदान है, ये बिल्कुल योगदान है। अगर आप वही काम किसी और से कराएंगे तो उसके लिए पे करेंगे, बट वास्तव में होता नहीं है यहाँ पे। तो इस पे भी जो है काफ़ी विवाद जो है ये रहा है। तो महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यू आकार का कर्व, ठीक है। यू आकार का कर्व क्या है? पहले मान लिया गया था कि जो आर्थिक समृद्धि और वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की संख्या के बीच में एक स्पष्ट सकारात्मक संबंध है, पर गोल्डन का जो बताया उन्होंने कि जो यू आकार के कर्व ने प्रदर्शित किया कि श्रम बल में जो महिलाओं जो गोल्डन मतलब जिनको मिला है ये नोबेल पुरस्कार, इस श्रम बाजार में महिलाओं की जो भागीदारी और आर्थिक समृद्धि के बीच में ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब कार्यबल में विवाहित महिलाएं देख लीजिए, कृषि में, ठीक, फिर उद्योग में, सेवा में, ऐसे जो है वो बढ़ता जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती हैं, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उद्योग में तो बिल्कुल कम है, सेवा क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा जो है वो बढ़ता है। अब शिक्षा का प्रसार जितना अधिक होगा तो वे जो है सेवा क्षेत्र की तरफ, किसी से लेकर के उद्योग से आएंगे फिर सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगी। अपेक्षाओं में बदलाव होगा, गर्भ निरोधक दवाएं मतलब इन द सेंस कि उनके जो बच्चा पैदा करने की और अन्य जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल होंगी, और ये कहीं ना कहीं अपने जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल है और इन द सेंस कि विकास पे अपने खुद पे, ये सारी चीज़ों जो है इस पर विकास क्रम होगा। तो ये भागीदारी का विकास क्रम है, मतलब इधर से इधर जितना बढ़ेंगे इधर जो होगा वो आपका पार्टिसिपेटरी रेशियो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे शिक्षा नहीं होगा, मतलब तमाम चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें होंगी। और सेवा क्षेत्र की तरफ जो बढ़ेंगी तो सेवा क्षेत्र पे जो है कहीं ना कहीं उच्च जो है समृद्धि दर भी होगी, विकास भी होगा उन लोगों का। लेकिन ये कर्व दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कृषि में तो पार्टिसिपेटरी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, उद्योग में बिल्कुल कम है, और सेवा क्षेत्र में धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये यू आकार का कर्व हो गया, ठीक। सामाजिक मानदंड भी है, विवाह के बाद प्रतिबंध के रूप में रहता है, जैसे कि कार्य करना उनको मनाही होती है, बहुत लोग कार्य नहीं करते हैं। महिलाएं अक्सर क्या होती हैं कि विवाह के बाद लंबे अरसे के लिए रोजगार छोड़ देती हैं, इससे उनके कौशल पे, शिक्षा पे, अन्य चीज़ों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक। तकनीकी नवाचार, अब इसमें क्या है कि जो गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करने से महिलाएं देर से विवाह करने लगी हैं, और विवाहित महिलाएं भी बच्चों को जन्म करने में जल्दबाजी करने से बच रही हैं। इसके चलते क्या है कि उनकी जो शिक्षा और करियर की संभावनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। हालांकि यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में आय का अंतर है वह पूरी तरह से समाप्त हो गया, परंतु इतना जरूर है कि बहुत कम जो आय 1970 के बाद से काफ़ी अधिक हद तक सुधार आया है। मासिक वेतन प्रणाली से क्या हुआ है कि जो आर्थिक समृद्धि और महिलाओं में शिक्षा के बढ़ते स्तर और वेतनभोगी महिलाओं का अनुपात दोगुना होने के वजह क्या है, 1930 और 1980 के बीच में आय का अंतर लगभग एक समान रहा है। हालांकि जो एक फिक्स सैलरी देने से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो हमारे पक्ष में गई हैं, यानी महिलाओं के पक्ष में भी गई हैं, ठीक है, और ये पूरे समाज के पक्ष में गई हैं। पेरेंटहुड प्रभाव क्या पड़ा है? बच्चों की देखभाल, केयर इकोनॉमी में पुरुषों की तुलना महिलाएं अधिक जिम्मेदारी उठाती हैं। इससे उनके करियर में प्रगति और आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। हालांकि जो है ये अब कहीं ना कहीं अब लोग की मानसिकता बदल रही है और ये चीज़ें सुधर रही हैं, ठीक है। आगे की राह में देखते हैं कि कार्यबल में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ये मेंस में जो है आप देख सकते हैं, मेंस में सवाल बनेगा इस पे। तो मूल्यांकन करना चाहिए, जो नीति निर्माता हैं जो इन असमानताओं को दूर करना चाहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि क्यों है ये, ठीक है। सामूहिक कार्रवाई को हमें आगे बढ़ाना है। सामूहिक कार्रवाई को जैसे कि जो भी संगठन होंगे
उनके द्वारा सामूहिक, समन्वित और साहसिक कार्रवाई को बढ़ाना पड़ेगा, निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं को शिक्षा, सूचना, सेवा क्षेत्र तक समान पहुंच देना पड़ेगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं केस स्टडी में कि ब्राज़ील ने कोरोना की महामारी की शुरुआत में ही आपातकालीन सहायता नगद अंतरण कार्यक्रम शुरू किया था, यानी कि इसी महिला प्रधान परिवारों को जो है दोगुना लाभ दिया गया, गरीबी दर में से गिरावट आई। अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, जैसे कर प्रणाली, सामाजिक व्यय, वित्तीय संरचना और विनियमों तथा श्रम का बाजारों में सुधार करने की जरूरत है। पूर्वाग्रहों और सामाजिक मानदंडों से निपटना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अगर सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव से जो है क्या हुआ कि विश्व की अर्थव्यवस्था को $6 ट्रिलियन का जो है नुकसान होता है। तो ये OECD की रिपोर्ट है, इसको आप कोट कर सकते हैं मेंस में, ये इंट्रो में भी लिख सकते हैं, इसको इंट्रो में भी लिख सकते हैं, इसको कंक्लूजन में भी लिख करके एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म वित्त तक जो है इसको पहुंच बनाना चाहिए कि इससे क्या है कि सूक्ष्म वित्तों तक भारत में अधिक पहुंच अगर बढ़ेगी, जिससे श्रम बल की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है और वेतन भोगी रोजगार के बजाय स्वरोजगार की वजह से होगी, स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे और इससे जो है आय में जो है ये समानता आएगी, ठीक है। तो भारत में लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए हैं, उसको आप लोग देखिएगा। जैसे कि एक सोशल सिक्योरिटी संहिता थी, यानी कि कोड था, सोशल सिक्योरिटी कोड था 2020। इसके तहत क्या है कि 100 वैतनिक मातृत्व अवकाश को बढ़ा करके जो है वो मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया, ठीक है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यक्रम और कार्यदिशा पर संहिता 2020, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ओपन कास्ट खनन सहित भूमि के ऊपर के खदानों में या जमीन के नीचे जहाँ निरंतर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहाँ तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। वेतन संहिता 2019, ठीक। प्रशिक्षण और कौशल विकास भी बढ़ाया गया है। और अभी अगर आप यूपी से हैं और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा कि जो रोडवेज हैं, भारतीय रोडवेज की जो यूपी रोडवेज की जो बसेज हैं, यूपी SRTC, ठीक है, यहाँ पे भी जो है इसमें क्या है महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी दी गई कि आप वो भी जो है भागीदारी करें और वे खुद जो है बसों का संचालन करें। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और हाल ही में ये हुआ। तो इसको आप न्यूज़ में यहाँ पे लिख सकते हैं, यूपी वाले करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख लिए। अच्छा, एक चीज़ और था कि लैंगिक भेदभाव को कम करने की आवश्यकता क्यों है। ये फ्लो चार्ट है, देखिएगा कि समाज के संसाधनों का सर्वाधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा, आर्थिक दक्षता में सुधार होगा, श्रम उत्पादकता में सुधार होगा, आय के स्तर में वृद्धि और गरीबी में कमी होगी और इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसकी प्राप्ति में भी इसको सहायता मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स पे। इसमें दिया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, PLFS रिपोर्ट 2022-23, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा बॉन्ड यील्ड, हम लोग बॉन्ड यील्ड देखेंगे, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे, इसके बाद जो है OECD अंकटाड को देखेंगे और PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस फ्रेमवर्क्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ों को न्यूज़ इन शॉर्ट से कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बनने की पूरी संभावनाएं यहाँ पे मौजूद है। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है 2022-23, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि रोजगार और बेरोजगारी से जो प्रमुख संकेतक हैं, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो, ठीक है, WPR और UR का जो है निम्नलिखित आधार पर अनुमान लगाना। कौन कौन से आधार पर? तो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, ठीक है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्रों में 3 माह के अल्पकालीन समय अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान स्थिति और CWS दोनों में रोजगारी और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। PLFS में जो प्रमुख जो संकेतक हैं वो कौन कौन से हैं? LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेट, इसमें क्या है कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत, इसके कार्यरत या काम करने की तलाश में जो लोग होते हैं उसमें लोग उपलब्ध शामिल लोग होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, आप देखिए जो प्रमुख संकेतक कौन कौन से ये यूज हो रहे हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में। तो उसमें पहला यूज होता है LFPR, इसमें है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यह क्या रेट होता है कि कुल आबादी में से जो टोटल आबादी है उसमें श्रम बल यानी कि जो श्रम बल में जो शामिल व्यक्तियों का क्या है परसेंटेज है, ठीक। इसमें काम कर रहे लोग या काम की तलाश में लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग, सभी लोग इसमें जो है शामिल होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, इसमें क्या है कि कुल रोजगार में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का परसेंटेज, मतलब सिर्फ जो जनसंख्या में कितना लोग को रोजगार मिला हुआ है उसका परसेंटेज। एक होता है UR अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें क्या है कि श्रम बल में शामिल कुल लोगों में से बेरोजगार व्यक्तियों के परसेंटेज जो है उसको बताते हैं। एक होता है एक्टिविटी स्टेटस, में क्या है कि यह निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान, मतलब कोई एक फिक्स अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई कार्य गतिविधियों के आधार पर जो है इसको निर्धारित की जाती है, ठीक है। एक यूजुअल स्टेटस होता है यानी कि
कार्य गतिविधि का निर्धारण जो है सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की जो है संदर्भ अवधि में किया जाता है। ठीक है, और पहले 7 दिनों की संदर्भ अवधि में जो है वर्तमान सप्ताह की स्थिति का भी निर्णय किया जाता है। तो प्रमुख जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो क्या है कि LFPR में जो आप देखिएगा 2022-23 में, मतलब 22 में 23 में आप देखिएगा और 17-18 को कंपेरिजन करिएगा, कुल कितना था 49 से बढ़कर के 57 हो गया। ठीक, ग्रामीण आबादी में भी जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशियो बढ़कर 10% बढ़ा है, शहरी क्षेत्रों में भी 3% बढ़ा है, पुरुषों के अगर मामले में देखा जाए तो वो 75 से 78 हो गया है। ठीक, और महिलाओं में देखा जाए तो 23 से लेकर 37 हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक, अगर आपसे सवाल पूछ दे सबसे अधिक LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेटरी रेशो किस में बढ़ा है तो महिलाओं में बढ़ा है। ठीक है, 23 से लेकर के 37 हो गया है, क्योंकि यहाँ मात्र 3% की बढ़ोतरी है, 75 से 78 और 23 से लेकर के सीधे 37 हुआ है। तो ये जो है 3-4 सालों में ये काफ़ी अधिक बढ़ोतरी है। ठीक है, अगर कुल देखा जाए तो वो 49% से लेकर के अब बढ़ करके वो जो है 57.9% हो चुका है। WPR देखते हैं तो कुल 46% था, अब वो 56% हो गया है, और UR अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो कि देखिए 6% से घट करके वो 3.2% हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी थी और वो हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग बॉन्ड यील्ड पे। बॉन्ड यील्ड पे देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बॉन्ड यील्ड पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। पहले ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में एकदम सीधे सीधे सवाल यहाँ से बनने की संभावना। इसके बाद हम लोग को बॉन्ड यील्ड पढ़ाएंगे। तो क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और जो विकास संगठन अंकटाड है, इसने क्या किया कि व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया। कौन जारी करता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट? अंकटाड जारी करता है। ठीक है, UNCTAD। ठीक है, UNCTAD जो है ये आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे सीधे याद रखना कि कौन जारी करता है। यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है, और UPPCS के लिए तो एकदम सीधे सीधे पूछ देगा। तो प्रमुख बिंदुओं पर नज़र देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो है वर्तमान स्थिति का इसमें विश्लेषण किया गया है। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि दर है वो 2.4% रहने का अनुमान है। पूर्वी और मध्य एशिया को छोड़कर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि 2022 के बाद से धीमी हो गई है। ठीक, अभी गरीबी देशों के जो है गरीब देश हैं उसकी ऋणग्रस्तता प्रमुख क्षेत्रों में धीमी समृद्धि और बहुपक्षीय संस्थान की तरफ से जो है संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। इसकी वजह से जो है जो रुझान मिल रहे हैं काफ़ी चिंताजनक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो बात की गई उसको देखना बहुत जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर 2023 में 6.6% और 2024 में 6.2% रहने का अनुमान यहाँ पे जताया गया है। ठीक है, भारत में देखा जाए कि भारत में जो है निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी घरेलू योगदान में विकास में योगदान दिया है। बेरोजगारी दर क्या है भारत के लिए? 8.5% होना भारत के लिए सबसे बड़ा जो है चिंता का विषय है, जून 2003। अब इसमें प्रमुख सिफारिशें भी की गई रिपोर्ट के लिए। तो वित्तीय स्थिरता बताई गई, वित्तीय स्थिरता के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिफारिशों को देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है नहीं वैसे, बट एक बार देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। केंद्रीय बैंकों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता बनाए रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय भी मजबूत करना है। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वास्तविक वेतन वृद्धि और प्रतिबद्धताओं की जरूरत है। एनर्जी ट्रांजिशन एग्रीमेंट के लिए जो है हमें कार्य करना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु अनुकूलन के लिए फाइनेंस की विश्वसनीय पहुंच तक G20 विश्व व्यापार संगठन IMF और विश्व बैंक के तत्वाधान में समझौते करना चाहिए। व्यापार विनियमन को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमोडिटी और खाद्य पदार्थों के व्यापार को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करना है। डेटा सेविंग और वित्तीय अवसंरचना में सुधार करना है। डेटा सर्विसिंग, इसका से क्या होता है कि कंपनी या व्यक्ति के सभी ऋण चुकाने हेतु आवश्यक कुल नकदी होती है। इसको थोड़ा सा आप लोग प्रीलिम्स के लिए ध्यान दीजिए कि डेटा सर्विसिंग क्या होता है कि डेटा सर्विसिंग के भारी बोझ को दूर करने के लिए वैश्विक वित्तीय अवसंरचना से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार करना है। तो डेटा सर्विसिंग होता क्या है कि इसका आशय किसी कंपनी या व्यक्ति के सभी ऋण चुकाने हेतु आवश्यक नकदी जितना होता है उसी को डेटा सर्विसिंग बोलते हैं। तो अंकटाड के बारे में जानते हैं, प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। तो अंकटाड जो है इसका जो UNCTAD इसको, ठीक है, अंकटाड इसको ऐसे पढ़ लीजिए अंकटाड। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेवा भी इसका हेडक्वार्टर। RO के लिए सब सीधे सीधे सवाल यहाँ पे बन सकता है UPPCS का RO के लिए या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए। ये क्या है? एक अंतर सरकारी निकाय है। एक अंतर सरकारी निकाय किसका है? UN का। UN तो आ गया, UN तो अंकटाड। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। भारत से 195 इसके सदस्य देश हैं। 4 क्षेत्रों पर इसका कामकाज है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? व्यापार और विकास, निवेश और उद्यम, प्रौद्योगिकी नवाचार और समष्टि अर्थशास्त्र और विकास नीतियाँ।
अब प्रमुख कार्य क्या है? विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में न्यायसंगत रूप से भाग लेने में मदद करना, व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जो है उससे विकासशील देशों में समावेशी और संधारणीय विकास को बढ़ावा देना। जो रिपोर्ट्स जारी करता है ये आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अंकटाड कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो उसको आपको ध्यान देना है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को अब ये IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं जारी करते हैं, अंकटाड जारी करता है। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ये भी ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को ध्यान देना, ये सब अंकटाड जारी करता है। अब आपको इसको ध्यान देना है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, इसको जो है ना तो IMF जारी करता है, ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ना ही WTO जारी करता है और ना ही वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इन सभी जो संस्थाएं हैं ये जारी नहीं करती हैं, इसको अंकटाड जारी करता है। इससे आप लोग डिफ्रेंशिएट करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बॉन्ड यील्ड पे। तो बॉन्ड यील्ड पे जानते हैं कि जो हाल ही में क्या है, RBI ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला लिया है। तो हाल ही में अब आप ओपन मार्केट ऑपरेशन तो जान ही रहे होंगे। आई थिंक कि इकोनॉमिक्स का बेसिक है सवाल, और नहीं आएगा तो आप लोग इकोनॉमिक्स में क्लासेस कराई जाएंगे, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा जनवरी से, एकदम श्योर शॉट है कि आपको इकोनॉमिक्स एकदम यूपीएससी का एकदम पूरा प्री समझ लीजिए, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें वहीं से हो जाएंगी। उसके लिए नोट्स तैयार, मतलब सब कुछ PDF बन रही है और मैं उसको करा दूंगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए क्या है कि वैसे बताता हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है उसका द्वारा मतलब क्या है कि जो RBI है उसके द्वारा भारत में क्या करता है कि जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है और ट्रेजरी बिल्स होती हैं, उसकी एक साथ बिक्री और खरीद को जो है इसी को ओपन, इसी की जो है ट्रेजरी बिल्स, आप देखिए ट्रेजरी बिल्स और GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसकी जो खरीद और बिक्री जो होगा इसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन जानते हैं। इसका लक्ष्य क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई इसको जो है बढ़ाना होता है। जो भी इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई होगा इसको जो है बढ़ाना होता है। तो ध्यान देना होता है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं उसका जो कौन करता है, देश का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो है ट्रेजरी बिल्स इसी की खरीद और बिक्री करता है। और जो है ये क्यों करता है, क्योंकि जो है अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को बढ़ाया जाए और जो है जो मुद्रास्फीति से निपटने का सबसे बड़ा एक तरीका है। वाणिज्यिक बैंकों से तरलता मिलेगी, यानी कि लिक्विडिटी इसमें बढ़ेगी वाणिज्यिक बैंकों को, यानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं। और ये क्या करता है, ये जब भी ये RBI ऐसा कार्य क्यों करता है कि RBI ऐसा कार्य इसलिए करेगा कि आपको जो है इससे क्या हुआ कि जो मौद्रिक प्रणाली है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है, एक उस मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का एक तरीका भी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जब लिक्विडिटी लाना चाहता है तो ये RBI इस तरह का कार्य करता है, ओपन मार्केट वाला ऑपरेशंस, ठीक है। तो हालांकि इसमें शब्द को ध्यान देना है कि जो ये गवर्नमेंट नहीं करती है, RBI करता है, ठीक है। RBI, ध्यान देना है कि RBI जो है वही जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस को करने के लिए जो है ये प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो ओपन मार्केट जो ऑपरेशन के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में बेचने का फैसला RBI ने किया है। इससे क्या है, वित्त वर्ष 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। अच्छा, आप समझिए बॉन्ड और बिल में क्या अंतर है, बॉन्ड और बिल, ठीक है, बॉन्ड और बिल में। अब देखिए, अगर देखा जाए, अगर ट्रेजरी बिल्स या बिल्स जो होते हैं इसमें बॉन्ड और बिल में क्या अंतर है, अगर इसकी परिपक्वता अवधि किसी भी चीज़ की, ठीक है, अगर जो भी सिक्योरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या कोई भी सिक्योरिटीज़ है, अगर उसकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से कम है, यानी 1 वर्ष से कम है, या ठीक है 1 वर्ष तक है या 1 वर्ष की कम है, तो उसको बोलेंगे बिल। और 1 वर्ष से अधिक की उसकी परिपक्वता अवधि है तो वो उसको वो हो जाएगा, वही सिक्योरिटीज़ को बोलेंगे बॉन्ड, ठीक है। दोनों के बीच में क्या फर्क है कि मात्र उसकी परिपक्वता अवधि 365 यानी 1 वर्ष की होती है बिल की, और बॉन्ड उसकी 1 वर्ष से अधिक होती है, उसी को बॉन्ड बोलते हैं। यही उसके बीच में फ़र्क है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक प्रकार का ऋण लिखत होता है, ठीक है, माने कि डेप्ट जो है उस पर उसे जो है उसको दिखा करके आप कर्ज भी ले सकते हैं, ठीक है, या बाजार से ऋण लेने का एक साधन भी होता है। यह खरीद कर क्या करता है, कोई निवेशक किसी इकाई को या सरकार को जो है पैसा उधार देता है। इससे बॉन्ड जारीकर्ता क्या है, निश्चित अवधि के लिए फ्लोटिंग रेट पे जो है निश्चित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो जाता है। इसका उपयोग कौन करता है, कंपनी, नगरपालिका, राज्य और संप्रभु सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं गतिविधियों के फाइनेंस के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है। इसके बारे में खूब डिटेल से बताएंगे जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो अभी जो है
जो है नगर पालिकाएँ और जो नगर निगम है, अभी जैसे नगर निगम है, आपको बताया ना कि आप इस पे वीडियोस पढ़ी होंगी एक बार, यूपी के जो लखनऊ नगर निगम है वो भी जो है जब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में जो है, अगर वो जिस दिन सूचीबद्ध हुआ था उस दिन का वीडियो इस पे पड़ी होगी। IAS अजय द्विवेदी थे उस वक्त और योगी आदित्यनाथ भी थे। तो इससे क्या होता है कि ये इसको फाइनेंस मिलता है, परियोजनाओं के लिए पैसे वगैरह जो है जुटाए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी करने योग्य व्यापार योग्य लिखित ये साधन होते हैं जो सरकार की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करती हैं। अब ये जो प्रतिभूतियाँ अल्प या ऋण दीर्घ अवधि की होती हैं और जिसकी अल्प अवधि यानी परिपक्वता अवधि मैच्योरिटी जो है 1 वर्ष से कम होगी उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। अभी बताया ना आपको, इसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। और जिसकी मूल्यता जो उसकी मैच्योरिटी जो होती है 1 वर्ष से अधिक की होती है उसको बॉन्ड बोलेंगे या डेटेड सिक्योरिटीज़ बोलेंगे, दिनांकित प्रतिभूतियाँ बोलेंगे या फिर सरकारी बॉन्ड बोलेंगे, जीसैक बोलेंगे उसको। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड यह होता है कि बॉन्ड यील्ड वो रिटर्न होता है, रिटर्न जो मिलेगा जो निवेशक इसकी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने क्या करता है, उम्मीद करता है। ठीक है, तो ये जो है बॉन्ड यील्ड जो है ये एक प्रकार का जो है रिटर्न होता है जो निवेशक यानी जो कोई इन्वेस्टर है अपनी जब संपूर्ण परिपक्वता अवधि होगी तो वो जो है प्राप्त करने की उम्मीद करेगा, यही जो होता है वो बॉन्ड यील्ड होता है। ठीक है, तो ये आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब जब कोई निवेशक बॉन्ड खरीद रहा है तो वो क्या करता है, अनिवार्य रूप से जो बॉन्ड जारीकर्ताओं को पैसा उधार देता है। ठीक, बदले में बॉन्ड जारीकर्ता बॉन्ड के पूरे जीवन काल में निवेशकों को ब्याज का भुगतान करेगा और जब परिपक्वता अवधि होगी तो उस पर बॉन्ड के अंकित मूल्य को चुकाएगा। निवेशक जो पैसा कमाते हैं उसी यील्ड कहते हैं। यील्ड को आमतौर पर क्या होता है, ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट, जारीकर्ता के लिए उधार प्राप्त करने की लागत के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जब बाजार में ब्याज दर का स्तर बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। ये आपको ध्यान देना है। बॉन्ड का जो जब बाजार में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसी के विपरीत अगर बाजार दर या मार्केट यील्ड में गिरावट आती है तो बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, ये उल्टा रेशियो चलता रहता है, यानी किसी भी बॉन्ड की जो यील्ड की कीमत होती है उसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती नहीं होती है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है। ठीक है, तो जब किसी बॉन्ड की कीमत कम होती है तो यील्ड क्या होती है, वो बढ़ती है। बॉन्ड का मूल्य गिरा, बॉन्ड का मूल्य बढ़ा, बॉन्ड यील्ड कम हो गया, बॉन्ड का यील्ड बढ़ा तो बॉन्ड मूल्य कम हो गया। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन जो है इसमें चलता रहता है। ठीक है, तो बिल और बॉन्ड के बारे में आपने जान गया और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से RBI जो है बेचने का जो है इसने निर्णय लिया है, तो बॉन्ड यील्ड बढ़कर सबसे अपने उच्चतम स्तर पहुंच गए, इसलिए ये न्यूज में रहा। ठीक है, तो ये अब देखिएगा यहाँ पे उसी को ये समझ में आएगा जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। तो जब मैगजीन आप पढ़ रहे होते हैं तो ये मान कर चलिए आपकी कि आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जैसे बॉन्ड क्या है, बिल क्या है, ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, FDI क्या है, FPI क्या है, FII क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आप बेसिक चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आपको ये जो न्यूज़ है ना वो समझ में आएंगी। ठीक, तो ये हो गया। अब आज के लिए इतना ही। शाम वाली जो क्लास होगी ना उसमें हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से पढ़ाना शुरू करेंगे। आधे घंटे क्लास हो चुकी है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से पढ़ाएंगे और ये 4 है और हम चौथा रिवीजन शॉर्ट से 18वां तक हमको पढ़ना है और आपको जो है आज ही इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग कल से अपना दूसरे सेक्शन पे जो है इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को शुरू करेंगे। तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन करके आंसर राइटिंग भी करिए, आपको आंसर राइटिंग भी वहाँ पे कराया जा रहा है। धन्यवाद।